हाँ जी बच्चे, नेक्स्ट देखो, आज हमने करना है कलेक्शन ऑफ सेकेंडरी डाटा। कलेक्शन ऑफ प्राइमरी डाटा हमारा हो चुका है और उसके मेथड्स भी कर लिए हमने। तो अब जो मेन है अब हमारा कलेक्शन ऑफ सेकेंडरी डाटा कि अब सेकेंडरी डाटा को हम कैसे ले सकते हैं, या मतलब क्या उसके मेन सोर्स होते हैं जहाँ से हमें सेकेंडरी डाटा मिल सकता है। ठीक है, तो बेसिकली सबसे पहले तो आपने देखना है कि इसकी दो टाइप्स होती हैं सेकेंडरी डाटा की। फर्स्ट वन होती है पब्लिश्ड सोर्स और सेकंड वन होती है अनपब्लिश्ड सोर्स। और सबसे मेन चीज़ बच्चे आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि जो सेकेंडरी डाटा में आपको ज़्यादातर जो चीज़ें हैं वो लर्न ही करनी पड़ेंगी एज इट इज़, क्योंकि ये रिलेट करता है विद द गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट ने ही डिफरेंट आप बोल सकते हो कमिटीज़ बनाई हैं या एसोसिएशन बनाई हैं जो कि हैं वर्क करती हैं और अपने डाटास को क्या करती है, पब्लिश करती हैं लोगों के लिए। ठीक है ना, मतलब जिस भी पर्टिकुलर चीज़ की नॉलेज चाहिए होती है हमें, तो हम उसकी जो उससे रिलेटेड जो डाटा है वो इन डिफरेंट जगहों से क्या है ले सकते हैं। अब वो चीज़ वो देखते हैं कि अगर जो पब्लिक सोर्स है वो कहाँ कहाँ से हमें जो मिल सकता है। ठीक है, अब देखो जैसे फर्स्ट वन आता है आपका, दैट इज़ गवर्नमेंट पब्लिकेशन। अब देखो हम इंडिया में क्या है, नंबर ऑफ़, नॉट इवन इंडिया मतलब अदर कंट्रीज़ में भी, कि नंबर ऑफ़ गवर्नमेंट पब्लिकेशंस होती हैं। ठीक है, और जो आपको पता है कि गवर्नमेंट दो आपकी वर्क करती हैं, एक होती है सेंट्रल गवर्नमेंट और एक होती है स्टेट गवर्नमेंट जो स्टेट लेवल पे वर्क करती है। और इनका जो डेली बेसिस पर वर्क होता है कि हर किसी न किसी चीज़ का क्या करना, स्टैटिस्टिक्स करना। जैसे अब आप नॉर्मली देख लो, अब जो मेजर इशू क्या चल रहा है, कोरोना का। ठीक है, तो अब स्टेट गवर्नमेंट जो है और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है यही क्या कर रही है, हमें डाटास पब्लिश करके दे रही है कि जो कोरोना के केसेस है किस सिटी में ज़्यादा हैं या किस स्टेट में ज़्यादा हैं। ठीक है, या ओवरऑल द सेंटर मतलब पूरी इंडिया में कितनी है। तो ये क्या है, ये स्टैटिस्टिक्स है, मतलब ये रूटीन एक्टिविटी में चलती है और गवर्नमेंट इसको क्या करती है, पब्लिश करती है टुवर्ड्स द पब्लिक, ताकि हम उससे क्या है जो भी हमें एक इन्फॉर्मेशन मिल सके। क्लियर। तो ये जो गवर्नमेंट इसमें क्या होता है, एज दिस आर पब्लिश बाय द गवर्नमेंट डाटा फेयरली रिलायबल, क्योंकि इसमें ज़्यादा एक्यूरेसी का हम वो भी नहीं करते हैं, मतलब इसकी रिलायबिलिटी को चेकआउट नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें ये होता है कि गवर्नमेंट ने पब्लिश किया है और ऑब्वियसली क्या होगा, सही होगा। तो इसमें क्या होता है, हमें कुछ पर्पस की क्या होती है, अगर नॉलेज चाहिए होती है तो हमें उस बेसिस पे मिल सकती है। तो इसमें जैसे देखो बहुत सी गवर्नमेंट पब्लिकेशंस होती हैं जो डिफरेंट स्टैटिस्टिक्स करती हैं। जैसे इसमें मेनली आ जाती हैं आपकी स्टैटिस्टिकल एब्स्ट्रैक्ट ऑफ इंडिया, मतलब जो डिफरेंट चीज़ों का क्या करती है, स्टैटिस्टिक्स करती है, चाहे वो आपका रिलेटेड टू हेल्थ हो या रिलेटेड टू एजुकेशन हो। ठीक है, एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्री, एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्री मतलब कि हर साल इंडस्ट्रीज़ का सर्वे किया जाता है कि किसी भी कंट्री में, सपोज अगर हम इंडिया की एग्जांपल लेते हैं कि इंडिया में कितनी इंडस्ट्रीज़ हैं या फिर कितनी बंद हो चुकी हैं, उनका क्या स्टेटस है, कैसे कि वो प्रोडक्शन करती हैं, ये सब चीज़ें। थर्ड आ जाती है आपकी एग्रीकल्चरल स्टैटिस्टिक्स ऑफ इंडिया, जो किसका जिसके पास डाटा होता है रिलेटेड टू द ओनली एग्रीकल्चर, कि हमारा एग्रीकल्चर की सेक्टर कितना है इंडिया में, या किस स्टेट में सबसे ज़्यादा है एग्रीकल्चर सेक्टर, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कितनी होती है। तो ये सब एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स ऑफ इंडिया से क्रिएट होता है। ठीक है, ये बेसिकली क्या है, पब्लिशेस हैं किसकी, गवर्नमेंट की पब्लिकेशंस हैं ये। तो ये बच्चे आपको ऐसा ही लर्न करनी पड़ेगी। ठीक है, और ये एक्चुअल में एग्जिस्ट करती हैं। जैसे रिपोर्ट हो गया ऑन करेंसी एंड बैंकिंग, इसमें क्या होगा, जितनी भी बैंकिंग्स हैं या करेंसी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए तो वो हमें यहाँ पे मिलती है। लेबर गज़ट होता है, लेबर गज़ट में क्या होता है कि इसमें हमें ये इन्फॉर्मेशन होती है कि इंडस्ट्रीज़ में कितने लेबर्स जो हैं वो वर्क कर रहे हैं ओवरऑल। ठीक है, डिपेंड करता है कि हम सेंटर की इन्फॉर्मेशन देख रहे हैं या फिर स्टेट की इन्फॉर्मेशन देख रहे हैं। आरबीआई बुलेटिन मतलब आरबीआई रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होगी कि क्या न्यू इंटरेस्ट रेट आरबीआई इशू कर सकती है, ठीक है, या कर रही है, तो क्या उसकी न्यू पॉलिसीज़ हैं। तो इन सब के बारे में अगर हमें जानना है तो उसी अकॉर्डिंग हमें क्या करना पड़ेगा, उस स्टैटिस्टिक्स या उस रिपोर्ट को देखना पड़ेगा। क्लियर। एक तो आगे गवर्नमेंट पब्लिकेशन जो मेनली गवर्नमेंट का रोल प्ले करती है, और एक आगे सेमी गवर्नमेंट पब्लिकेशन। अब देखो सेमी गवर्नमेंट पब्लिकेशन क्या होती है, जो स्टेट और सेंटर के नीचे काम करती है, मतलब जो आपकी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होगी। सपोज जैसे म्यूनसिपैलिटीज़ होती हैं या मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ होगी हैं, जैसे हम अपनी बात कर ले। ठीक है, तो अगर हम हमारे लेवल पर वर्क करेंगे तो ये किसके अंडर आएगा, ये म्यूनसिपैलिटी सेमी गवर्नमेंट पब्लिकेशंस के अंडर आएगा।
और ये भी अपने वर्क को क्या करते हैं, पब्लिश करते हैं। तो जैसे सपोज़ हमने अपनी म्यूनसिपैलिटी का, या जैसे मेट्रोपॉलिटन सिटी सपोज़ हो गया, जैसे अब दिल्ली है, मुंबई है, ये कौन सी सिटीज़ होती हैं, ये मुंबई हो गया, ये मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ होती हैं, ठीक है। चंडीगढ़ ले लो या कोई भी ले लो, ठीक है। तो अगर ये अपना जो डाटाज़ है पब्लिश कर रही हैं रिलेटेड टू देयर एजुकेशन, कि हमारा एजुकेशन जो इन्वॉल्वमेंट है कितनी है, कितने हमारे यहाँ पर स्कूल्स हैं, हेल्थ वाइज क्या प्रोग्रेस है, बर्थ रेट कितना है हमारी सिटी का, या फिर डेथ रेट कितना है हमारी सिटी का, तो ये किस में आएगा, ये सेमी गवर्नमेंट पब्लिकेशन में आता है, क्लियर। उसके बाद आता है बच्चे आपका रिपोर्ट्स ऑफ कमिटीज़ एंड कमीशंस। अब देखो जो गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट अकॉर्डिंग टू द वर्क डिफरेंट कमिटीज़ और कमीशंस क्रिएट करती है, ताकि वो क्या कर सके, सिर्फ और सिर्फ उसी पर्टिकुलर वर्क पर क्या कर सके, फोकस कर सके और उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन क्रिएट कर सके। अब जैसे देखो, जैसे फाइनेंस कमीशन है, या आपको ये चीज़ पता ही होगी कि हर कंट्री की फाइनेंस कमीशन होती है। अब देखो नाम से क्लियर है कि फाइनेंस कमीशन क्या होगी, जो वर्क देखेगी रिलेटेड टू द फाइनेंस, ठीक है। कि सपोज़ इंडिया में कितना फाइनेंस आ रहा है, या इंडिया बाहर किसको कितना फाइनेंस दे रही है, मतलब पैसा दे रही है, ठीक है। कहाँ पर जो इंडिया का जो खर्चा है वो ज़्यादा होता है, इंडस्ट्री सेक्टर में ज़्यादा खर्चा करती है गवर्नमेंट, या फिर एग्रीकल्चर सेक्टर में ज़्यादा खर्चा करती है, तो ये सब चीज़ें कौन देखेगा, फाइनेंस कमीशन देखेगा। मोनोपलीज कमीशन, देखो अब मोनोपली का मतलब है, आपको बता देती हूँ कि मोनोपली का मतलब होता है जहाँ पर सिर्फ एक ही पर्सन है और उसका कम्प्लीटली राइट होता है सब पर, ठीक है। मतलब सपोज़ एक पर्सन है और उसी के अकॉर्डिंग क्या होगा, वर्क चलेगा, तो ये होती है मोनोपलीज कमीशन। तो मोनोपलीज कमीशन का मेन वर्क क्या है, कि हमने यही चीज़ देखना है कि कोई भी कंट्री में मोनोपली क्रिएट ना कर सके, मतलब अपना कब्जा ना कर सके, आप ये चीज़ बोल सकते हो, ठीक है। तो उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन किस में होती है, मोनोपली कमीशन में। और प्लानिंग कमीशन ऑब्वियसली नाम से क्लियर है कि इंडिया में जो भी जितनी भी रिलेटेड हमने प्लानिंग्स करनी है, उन सब प्लानिंग्स का डाटा किसके पास होगा, प्लानिंग कमीशन के पास होगा। जैसे बच्चे मैं बार बार आपको बोल रही हूँ, ये चीज़ आपको लर्न ही करनी पड़ेगी, इसको आप क्या है ज़्यादा इस पर फोकस नहीं कर सकते, क्योंकि ये चीज़ें एज सच चलती हैं और ये चीज़ एज सच ही रहेंगी, क्लियर। तो हर कंट्री जो है अपनी अपनी कमीशंस क्रिएट करती है, ताकि जो उनका वर्कलोड है वो डिवाइड हो जाए और उसके अकॉर्डिंग इन्फॉर्मेशन हर एक अदर जो कमीशन की है उसके पास अपनी इंडिविजुअल क्या हो, इन्फॉर्मेशन हो। और किसी को भी अगर फाइनेंस रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो वहाँ से ले सकता है, मोनोपली से रिलेटेड चाहिए तो वहाँ से, और प्लानिंग कमीशन से चाहिए तो वहाँ से ले सकता है इन्फॉर्मेशन, क्लियर। और देन आता है बच्चे आपका पब्लिकेशन ऑफ ट्रेड एसोसिएशंस। अब देखो हर कंट्री की डिफरेंट ट्रेड एसोसिएशंस होती हैं, क्लियर। जैसे सपोज अगर एग्रीकल्चर है तो एग्रीकल्चर की ट्रेड यूनियन अलग होगी या एसोसिएशन अलग होगी, ठीक है। सबकी ट्रेड यूनियंस अलग होती हैं जिसके पास इन्फॉर्मेशंस होती हैं। जैसे अभी शुगर मिल की एग्जांपल दे रहे हैं, तो शुगर मिल जितनी भी इंडिया में शुगर मिल्स हैं उस सबकी इन्फॉर्मेशन किसके पास होगी, शुगर मिल के पास। और ये क्या करती हैं, टाइम टू टाइम अपने जो इन्फॉर्मेशन है उसको पब्लिश करती हैं। अब नॉर्मली जैसे तुम देखोगे इकोनॉमिक टाइम्स एक न्यूज़पेपर आता है जिसमें इकोनॉमी की रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशंस होती हैं, मोस्ट ऑफ द इन्फॉर्मेशंस उसमें होती हैं। तो वैसे ट्राई किया करो, जैसे +1 में हो गए तो ट्राई करो कि वो न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू करो, ठीक है। तो उसमें डिफरेंट जो बैंक्स हैं या फिर डिफरेंट जो कंपनीज़ हैं वो क्या करती हैं, अपने जो रिजल्ट्स हैं उनको क्या करती हैं, पब्लिश करती हैं, जिससे लोगों को क्या मिलती है, इन्फॉर्मेशन मिलती है, ठीक है। मतलब जितनी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन लोगों को देनी है उतना ही वो क्या करते हैं, पब्लिश करते हैं। तो ये होती है ट्रेड एसोसिएशंस, मतलब सबकी अलग अलग। जैसे अगर मोबाइल कंपनीज है तो मोबाइल की एसोसिएशन अलग होगी, ठीक है। तो ये सब ट्रेड एसोसिएशंस अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट इंडस्ट्रीज बनती हैं। उसके बाद आता है आपका पब्लिकेशन ऑफ रिसर्च इंस्टीट्यूट्स। अब देखो जो रिसर्च इंस्टीट्यूशंस होते हैं इनका क्या वर्क होता है, अलग अलग चीज़ों पे रिसर्च करना, ठीक है। तो ये जो भी रिसर्च करती हैं या बेसिकली बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं जिनका वर्क होता है रिसर्च करना हर एक चीज़ पर, ठीक है। चाहे वो आप बर्थ रेट से ले लो या आप डेथ रेट से ले लो या हेल्थ से ले लो, कि किसी भी एरिया पे हमने पर्टिकुलरली क्या करना है, रिसर्च करना है, ठीक है। तो
इनका वर्क ये होता है कि ये रिसर्च करती हैं, ये इंस्टीट्यूशंस रिसर्च करती हैं हर एक एक्टिविटी को और उसी अकॉर्डिंग उसको क्या करती है, पब्लिश करती हैं। तो इंडिया में जैसे बहुत सी रिसर्च इंस्टीट्यूट है, लाइक जैसे इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट है, जैसे ये चीज़ें तो आई थिंक मैंने आपको पहले भी बताई है। इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, नेशनल काउंसिल है फॉर अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च, ये क्या आप करती हैं, पब्लिश करती हैं नंबर ऑफ डाटाज ऑन अ रेगुलर बेसिस। क्लियर। जितनी भी अब देखो जो गवर्नमेंट की पब्लिकेशंस होती है ना, बड़ी इजीली से मिल भी जाती हैं आपको, मार्केट से भी मिल जाती हैं, तो उसमें बहुत सी इन्फॉर्मेशन होती हैं। अब जर्नल्स एंड पेपर्स ये तो नॉर्मली आगे, लाइक जैसे मैं इकोनॉमिक टाइम्स की बात करी थी कि इकोनॉमिक टाइम्स हो गया ये, या फिर मैगजीन्स हो गई, डिफरेंट मैगजीन्स आती हैं रिलेटेड टू कमर्स, ठीक है, तो जिसमें बहुत सी इन्फॉर्मेशन होती हैं आपकी इकोनॉमी की, जहाँ से आप इन्फॉर्मेशन को क्या कर सकते हो, ले सकते हो, ठीक है। उसके बाद आता है आपका पब्लिकेशंस ऑफ रिसर्च स्कॉलर्स। अब देखो समटाइम्स रिसर्च स्कॉलर्स कौन होते हैं, जो बेसिकली पीएचडी कर रहे होते हैं, तो वो भी समटाइम क्या करते हैं, जो वो रिसर्च कर रहे हैं किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर, तो वो भी क्या करते हैं, अपनी अपनी इंफॉर्मेशंस को पब्लिश कर सकते हैं, ठीक है। रिसर्च स्कॉलर्स उनको हम बोलते हैं, तो उनकी भी इंफॉर्मेशन या फिर जो उन्होंने इंफॉर्मेशन स्टैटिस्टिकली यूज़ किया, हम उसको भी क्या है अपने पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं या फिर उसको देख सकते हैं, क्योंकि वो चीज़ वो क्या कर देते हैं, पब्लिश कर देते हैं। लास्ट आती है आपकी इंटरनेशनल पब्लिकेशंस। अब देखो इंटरनेशनल वर्ड से रिलेटेड है कि ऑल ओवर द कंट्री जो पब्लिकेशंस चलती हैं हम उसको इंटरनेशनल पब्लिकेशन बोलते हैं। तो जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, लाइक यूएनओ होगी, दैट इज़ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, आईएमएफ होगी, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक, आईएलओ मतलब इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन एंड फॉरेन गवर्नमेंट, ये भी सब क्या करती हैं, अपनी अपनी इंफॉर्मेशंस को क्या करती हैं, पब्लिश करती हैं, जिसको हम सेकेंडरी पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं। अब यूएनओ क्या है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन होती है, जो ये देखती है कि हमारी नेशन में नेशंस की ऑर्गेनाइजेशंस क्या है और उनका क्या क्या वर्क चलता है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की ऑल ओवर द वर्ल्ड जो हमारी मॉनेटरी पर्पस है, मतलब जो मनी से रिलेटेड है, फाइनेंस रिलेटेड है, वो वर्क कैसे चल रहा है। वर्ल्ड बैंक क्या होता है, जो ओवरऑल पूरा बैंक कवर करता है जितनी भी कंट्रीज़ हैं, ठीक है। और वर्ल्ड बैंक क्या करता है, उन बैंक्स को लोन प्रोवाइड करता है, या फिर उनको आप बोल सकते हो कि जो वर्ल्ड बैंक है उसके पास सबका डाटा होता है, जितने भी बैंक्स हैं। आईएलओ मतलब लेबर ऑर्गेनाइजेशन, मतलब इसमें इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जिसके पास लेबर रिलेटेड डाटा होगा। और फॉरेन गवर्नमेंट तो पता ही ऑब्वियसली, फॉरेन गवर्नमेंट मतलब अगर हम इंडियन की गवर्नमेंट है तो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट हमारे लिए क्या होगी, फॉरेन गवर्नमेंट होगी। तो ये सब कौन सी होती है, इंटरनेशनल पब्लिकेशंस होती है, जिसको हम अपने पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं, और ये पब्लिश्ड है, इसलिए क्या है, सेकेंडरी डाटा है। देन आता बच्चे आपका अनपब्लिश्ड सोर्स। अनपब्लिश्ड सोर्स बहुत ही नॉर्मल लेवल पे आ जाता है कि इसमें क्या है, हम लेते तो सेकेंडरी डाटा ही। अब जैसे सपोज़ है कि अगर किसी ने हेल्थ रिलेटेड या फिर लिटरेसी रिलेटेड सपोज़ अगर डाटा कलेक्ट किया, तो मैं उस डाटा को कलेक्ट कर रही हूँ अपने पर्पज़ के लिए, बट मैं उसको पब्लिश नहीं कर रही, तो वो चीज़ क्या आती है आपकी, अनपब्लिश्ड सोर्स, मतलब वो अनपब्लिश्ड आएगी आपकी, ठीक है, कि उसको मैं सिर्फ अपने पर्पज़ के लिए यूज़ कर रही हूँ या फिर अपने रिकॉर्ड के लिए यूज़ कर रही हूँ, मैं उसको पब्लिश नहीं कर रही दूसरों के लिए, तो वो अनपब्लिश्ड होगी। क्लियर। नेक्स्ट आता है बच्चे आपका, दैट इज़ प्रिकॉशंस इन द यूज़ ऑफ सेकेंडरी डाटा। ये वैसे इम्पॉर्टेंट नहीं है टॉपिक ज़्यादा, बट फिर भी मैं जब जर्नल व्यू दे देती हूँ कि प्रिकॉशंस क्या, कि हमने क्या क्या प्रिकॉशंस लेके चलनी है जब हमने सेकेंडरी डाटा कैलकुलेट करना है, क्योंकि हमने ये भी चेक करना है कि जो हम डाटा यूज़ कर रहे हैं उसमें से वो रिलायबल है या नहीं, कि जब वो डाटा कलेक्ट किया गया था उसका पर्पस क्या था, वो प्रॉपरली एडिक्वेट है या नहीं, ठीक है, एक्यूरेट है या नहीं, तो इन चीज़ों का ध्यान हमें रखना है। तो अब देखो कहते हैं कि अगर आप सेकेंडरी डाटा कलेक्ट करो तो ये चीज़ें आपकी माइंड में होनी चाहिए। एबिलिटी ऑफ द कलेक्टिंग ऑर्गेनाइजेशन, मतलब जिस भी ऑर्गेनाइजेशन का आप सेकेंडरी डाटा यूज़ कर रहे हो, सबसे पहले उसकी एबिलिटी चेक करो कि मतलब मार्केट में उसका स्टेटस क्या है, कि वो ऐसे ही तो नहीं डाटा कलेक्ट करती, प्रॉपर मेथड्स यूज़ करके, प्रॉपर जो इन्वेस्टिगेटर्स हैं, एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टिगेटर्स वो डाटा कलेक्ट करते हैं, या फिर ऐसे ही वो डाटा कलेक्ट कर लेती हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपने सबसे पहले चेकआउट करनी है। ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप, कि जिस भी हम
ऑर्गेनाइजेशन का या जिसका भी किसी इन्वेस्टिगेटर का अगर हम डाटा यूज़ कर रहे हैं अपने पर्पज़ के लिए, तो सबसे पहले हमें ये चेक करना कि उसका ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप क्या था, मतलब उसने वो डाटा क्यों कलेक्ट किया। अगर वो डाटा हमारे ऑब्जेक्टिव के साथ मैच ही नहीं करता तो ऑब्वियस है हम उसको यूज़ नहीं करेंगे। देन है मैथड्स ऑफ कलेक्शन की, ऑब्वियस है कि उसने किस मैथड से, देखो हमने जैसे डिफरेंट मैथड्स किए प्राइमरी डाटा के, तो उसने कौन सा मैथड यूज़ किया है। सबसे पहले तो हमें ये देखना कि मैथड उसने कौन सा यूज़ किया है प्राइमरी डाटा कलेक्ट करने के लिए। ठीक है, अगर देखो हमें एक्यूरेसी ज़्यादा चाहिए तो हो सकता है अगर उसने इंफॉर्मेशन थ्रू लोकल सोर्स वो वाला अगर उसने एक्सेप्ट कर लिया तो उसमें तो एक्यूरेसी थोड़ी आपकी कम होती है, या फिर इनडायरेक्ट वाला ले लो तो उसमें भी एक्यूरेसी आपकी थोड़ी सी कम होती है एज़ कम्पेयर टू डायरेक्ट। तो अगर हमें एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा चाहिए तो हमें उस अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा कि हमने कौन सा मेथड कलेक्ट करना चाहिए और जिसका हम सेकेंडरी डाटा यूज़ कर रहे हैं उसने कौन सा मेथड कलेक्ट किया हुआ है। अगर तो वो नहीं मैच कर रहा हमारे ऑब्जेक्टिव्स के साथ तो फिर हम उस डाटा को नहीं लेंगे। ठीक है, टाइम एंड कंडीशन ऑफ कलेक्शन, मतलब जब डाटा कलेक्ट किया गया उस टाइम पे टाइम क्या था और कंडीशन, मतलब ये भी ना हो कि सपोज अगर अब जैसे 2020 है तो मैं 2010 का कोई डाटा यूज़ कर रही हूँ अपने पर्पज़ के लिए, तो वो चीज़ क्या है सही नहीं है। ठीक है, मुझे डाटाज क्या मिलेंगे, गलत ही मिलेंगे। और कंडीशंस ऑफ कलेक्शन की, मतलब जिस टाइम पे वो डाटा कलेक्ट किया गया था उस टाइम पे कंडीशन क्या थी, मतलब आपका इकोनॉमी में स्टेटस क्या था। मतलब अगर सपोज करो, देखो जैसे एग्जांपल दे रहे हैं कि अगर डाटा कलेक्ट किया गया ड्यूरिंग द वॉर टाइम, ठीक है, अब देखो वॉर टाइम है मतलब लड़ाई वाला टाइम है, तो उस टाइम पे डाटाज जो है आपके क्या है थोड़े से एडिक्वेट नहीं होंगे, ज़्यादा रिलायबल नहीं होंगे। ठीक है, जैसे अब वाला एग्जांपल लेके चलो, सपोज कोरोना वायरस चल रहा है तो इट मीन्स आपकी इकोनॉमी क्या है, स्टेबल नहीं है। ठीक है, बहुत सा बिज़नेस को भी नुकसान हुआ है, आपकी इकोनॉमी भी बहुत डाउन गई है। तो अगर हम ये वाला डाटा सपोज कर लो अपने नेक्स्ट ईयर में या फिर आने वाले 2 सालों में उसको अगर यूज़ करेंगे तो ऑब्वियसली है वो चीज़ आपको सही इन्फॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड करेगी। ठीक है, तो ये चीज़ हमने सबसे बेसिकली देखनी होती है कि जब वो डाटा कलेक्ट किया गया था उस टाइम पे टाइम क्या था और कंडीशंस क्या थी। डेफिनेशन ऑफ द यूनिट, अब देखो ये चीज़ भी हमेशा ध्यान रखनी है कि जब कलेक्ट किया गया डाटा उनका यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या था। हो सकता है हम दोनों के जो यूनिट ऑफ मेजरमेंट्स हैं वो डिफरेंट हो, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उस अकॉर्डिंग डाटा को मॉडिफाई करना पड़ेगा। अब जैसे देखो मैं आपको बता देती हूँ कि मेजरमेंट के 2 तरीके होते हैं। एक होता है आपका एब्सोल्यूट मेजर, ठीक है, और सेकंड वन होता है आपका रिलेटिव मेजर। अब देखो जो एब्सोल्यूट मेजर होता है वो रिलेट करता है विद द नंबर्स, ठीक है, जब नंबर्स की फॉर्म में आपके पास डाटा होता है, और रिलेटिव मेजर्स डिनोट करता है परसेंटेज, जब परसेंटेज फॉर्म में आपके पास डाटा होता है। तो ऑब्वियसली अगर सपोज परसेंटेज में है और मुझे चाहिए एब्सोल्यूट डाटा तो मुझे उसको उसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, या अगर मुझे परसेंटेज बेसिस पर डाटा चाहिए अगर एब्सोल्यूट में तो मुझे उसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये भी आपको ये चीज़ देखनी होगी कि आपका जो यूनिट ऑफ मेजरमेंट है वो कैसा है। क्लियर, उसके बाद आता है एक्यूरेसी। अब ऑब्वियस है वही सेम चीज़ आ जाएगी, अगर तो आपको अपने डाटा के लिए हायर एक्यूरेसी नहीं चाहिए, बस इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप क्या है कोई भी तो आप क्या उस पर ज़्यादा फोकस नहीं करोगे कि उस पर्सन ने कौन सा मेथड कलेक्ट किया डाटा करने का। ठीक है, बट अगर आपको कंप्लीट एक्यूरेसी चाहिए तो आपको ये चीज़ देखनी पड़ेगी कि उस पर्सन ने, उस इन्वेस्टिगेटर ने जब प्राइमरी डाटा कलेक्ट किया तो उस टाइम पर उसने कौन सा मेथड यूज़ किया। क्लियर, तो देखो ये सेम चीज़ अगर वो चीज़ बोल रहे हैं कि इट नेवर बी सेफ टू टेक पब्लिश स्टैटिस्टिक्स एट द फेस वैल्यू विदाउट नोइंग देयर मीनिंग एंड लिमिटेशंस। तो वही सेम चीज़ है कि हम जो स्टैटिस्टिक्स को हैं, जो पब्लिक स्टैटिस्टिक्स हैं उसको कम्प्लीटली सेफ़ नहीं ले सकते जब तक कि उसका प्रॉपर मीनिंग और लिमिटेशंस हम ना देख लें कि क्या क्या इसका प्रॉपर मीनिंग है, मतलब ये स्टैटिस्टिक्स क्यों किया गया और इसकी कोई लिमिटेशंस तो नहीं है। तो ये सब चेक करना हमें ज़रूरी होता है। ठीक है, अब उसके बाद देखो बच्चे, जो मेन इम्पॉर्टेंट हमारे पास 2 सेकेंडरी डाटा सबसे मेन इम्पॉर्टेंट आते हैं। क्यों ये मेन इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इसमें उस एक रिपोर्ट में हमें नंबर ऑफ़ जो है इंफॉर्मेशंस मिल जाती है। ठीक है, अब लाइक देखो जैसे सेंसस ऑफ इंडिया, तो जैसे आपको पता होगा कि सेंसस ऑफ इंडिया में हम सिर्फ ये नहीं काउंट करके चले जाते कि आपके घर पे कितने मेंबर रह रहे हैं, हम ये भी देखते कि कितने मेल हैं, कितने फीमेल हैं, कितने उसमें से लिटरेट हैं, कितने इलिटरेट हैं। ठीक है, तो इस सेंसस ऑफ इंडिया में क्या होता है, नंबर ऑफ़ इन्फॉर्मेशंस हम क्या है कलेक्ट करते हैं। और जैसे आपको बता दूं कि जो सेंसस ऑफ इंडिया है वो डिसेनियल पब्लिकेशन होता है। डिसेनियल मतलब जो हर 10 साल बाद किया जाता है।
ठीक है। और इसको पब्लिश कौन करता है? रजिस्ट्रार जनरल ऑफ एंड सेंसस कमिश्नर, ठीक है। मतलब जो इंडिया का रजिस्ट्रार होता है ये पब्लिश करता है सेंसस ऑफ इंडिया को कि इतनी हमारी जो है पॉपुलेशन है, उसमें से इतने मेल है, इतने फीमेल है, ये हमारी लिटरेसी रेट है। तो अगर देखो मुझे सिर्फ़ और सिर्फ सेक्स कॉम्पोजिशन रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए कि मतलब कितने मेल है और कितने फीमेल है, तब भी मैं सेंसस ऑफ इंडिया को यूज़ कर सकती हूँ अपने पर्पज़ के लिए। अगर मुझे लिटरेसी रेट देखना है तब भी मैं सेंसस ऑफ इंडिया को यूज़ कर सकती हूँ अपने पर्पज़ के लिए। अगर मुझे पॉपुलेशन का साइज़ देखना है कि कितनी पॉपुलेशन है इंडिया में, तब भी मैं किसको यूज़ कर सकती हूँ? सेंसस ऑफ इंडिया। मतलब जब हम सिर्फ एक रिपोर्ट को नंबर ऑफ़ पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं तो हम उसको क्या बोल सकते हैं? इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ सेकेंडरी डाटा, मतलब जिससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल जाती हैं, ठीक है। तो ये तो आपका इजी है, मतलब इसको अपनी नॉर्मल अपनी वर्डिंग्स में भी लिख सकते हो। तो जस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन की मूवमेंट ऑफ पॉपुलेशन पर यूनिट ऑफ एरिया, ठीक है, कि मतलब कितने लोग मूव करते हैं। मतलब मूवमेंट आपको पता ही होगा कि अब ज़रूरी तो नहीं है कि एक जो पर्सन है वो, जैसे सपोज अब इंडिया के कितने लोग फॉरेन चले जाते हैं, तो इस चीज़ को भी हम किस में कवर करते हैं? सेंसस ऑफ इंडिया में कवर करते हैं, ठीक है। मतलब एक कंप्लीट इंक्वायरी प्रोवाइड करता है हमें रिगार्डिंग द पॉपुलेशन साइज़, ठीक है। उसके बाद देखो सेकंड आता है आपके पास रिपोर्ट एंड पब्लिकेशन ऑफ NSSO, जो सबसे मेन सैम्पल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन है। इसके पास क्या होता है? जितनी भी अदर इन्फॉर्मेशंस होती हैं वो सब NSSO के पास होती है, क्योंकि ये नेशनल लेवल पर वर्क करता है, मतलब सेंट्रल लेवल पे वर्क करता है। तो इसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशंस मिल सकती हैं, जैसे रिलेटेड टू द जैसे बोल रहे कि पर्सनस विद डिसएबिलिटी एंड ड्रिंकिंग वाटर, की मतलब कितने पर्सन हैं वो जो डिसेबल हैं, वाटर फैसिलिटीज़ अलग अलग एरियाज़ में कैसी है, सैनिटेशंस प्रॉपर है या नहीं, मतलब लोगों की हेल्थ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, हाइजीन एंड हाउसिंग कंडीशंस, कि इंडिया में सपोज कर लो कि हाउसिंग कंडीशंस कैसी हैं, कि लोगों के पास घर है, कितने घर हैं या कितने नहीं हैं। मतलब जनरली ये जो पॉपुलेशन से रिलेटेड कहाँ होगी? सेंसस में। और उससे अलग जो हमारी जो नेसेसिटी थिंग्स होती हैं उससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन किसके पास होती है? NSSO के पास होती है, क्लियर। जैसे इसमें डिफरेंट स्टैटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है, जैसे लैंड एंड लाइव स्टॉक होल्डिंग, कि मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर में कितनी लैंड है किसके पास, या किसके पास कितना लाइव स्टॉक है, मतलब जो अपने पास जानवर मतलब रखते हैं, लाइक काव हो गया या बफलो होगी, ये सब चीज़ें, ये को हम लाइव स्टॉक बोलते हैं। हाउसिंग कंडीशंस की है वही सेम चीज़ आ गई। एंड माइग्रेशन क्या होता है? जब एक पर्सन क्या करते हैं? मूवमेंट करते हैं फ्रॉम वन रीजन टू अदर, मतलब या फिर वन स्टेट या अदर स्टेट से जा रहे हैं, विथ स्पेसिफिक एम्फेसाइज ऑन स्लम ड्वेलर्स, मतलब जो जैसे झोपड़पट्टी में लोग रहते हैं, ठीक है। तो वो क्या करते हैं? माइग्रेट ही होते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें काम चाहिए होता है, तो जहाँ काम होता है वो वहाँ पे क्या हो जाते हैं? माइग्रेट हो जाती हैं। तो उनसे रिलेटेड भी जो इन्फॉर्मेशन होती हैं वो NSSO के पास होती है। एम्प्लॉयमेंट, और अगर आपने अनएम्प्लॉयमेंट स्टेटस चेक करना है आपकी इंडिया का, वो भी किसके पास होगा? NSSO के पास, ठीक है। कंज्यूमर एक्सपेंडिचर इन इंडिया, की ओवरऑल इंडिया में कंज्यूमर कितना खर्चा करते हैं, इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी NSSO के पास होती है। हाउस होल्ड इनकम कितनी है लोगों की, सोर्स ऑफ हाउस होल्ड इनकम इन इंडिया, ठीक है, कि कैसे लोग जो है अपने हाउस होल्ड की जो इनकम है वो जनरेट करते हैं, या कितने सपोज गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं या प्राइवेट है, तो इनकी इन्फॉर्मेशंस भी NSSO के पास होती है, क्लियर। तो वही है कि सेंसस ऑफ इंडिया जो है आपकी कम्प्लीटली सेंसस पर बेस होती है, मतलब जिसमें सब इंडिविजुअल्स को इन्वॉल्व किया जाता है, ठीक है। इट मीन्स ये कौन सी हो जाएगी? डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, ठीक है, जैसे मैंने एग्जांपल करी थी। और देखो जो नेशनल सैम्पल सर्वे ऑफिस है ये किस पे बेस होता है? सिर्फ सैम्पल पर। इसमें हम सबसे इन्फॉर्मेशन नहीं कलेक्ट कर पाते, तो ये सैम्पल बेसिस पर है, तो ये कौन सी हो जाती है? इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स, क्लियर। तो बच्चे आपका जो चैप्टर है यही ओवर हो गया, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। बाकी इससे रिलेटेड जैसे जब मैं बोल ही रही हूँ कि सेकेंडरी डाटा, तो ऑब्वियसली आपको डाटा लर्न ही करना पड़ेगा जैसे जैसे भी इसकी कमीशंस या फिर एसोसिएशंस दी हुई है, ठीक है। तो ओके बच्चे, थैंक यू देन।